नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले हम मई माह की मंथली मैगजीन को कवर कर चुके हैं। उसमें पूरे टॉपिक को हमने कवर किया है। जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके प्रीलिम्स के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हमने पूरा एकदम हाईलाइट करके समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा और वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आज चालू करने जा रहे हैं जून 2023 के ये मंथली मैगजीन को। इसमें हम इसके प्रॉपर वीडियो देखेंगे, हर एक सेक्शन वाइज देखेंगे, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेक्शन वाइज आपके सामने वीडियो लेके आऊँ ताकि आप आसानी से, और ताकि लॉन्ग वीडियो ना बने, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और एक एक शब्द जो फिस्टा जो मैं ऐड कर सकता हूँ उस हिसाब से मैं हर सब्जेक्ट वाइज का ऐड करके आपको समझा सकूँ। तो ये जून 2023 की मंथली मैगजीन है। इससे पहले मई की कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो विषय सूची आपके सामने यह है, जैसे ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, नहीं, राज्य व्यवस्था एवं शासन का। तो जून माह में जो राज्य व्यवस्था एवं शासन का जो भी अपडेट आपको इस मैगजीन में आया है उसको मैं समझाने का आपका प्रयास करूंगा। जैसे इसमें आपको कुछ टॉपिक, जैसे नया संसद भवन जो बना है उसके बारे में थोड़ा आपका रहेगा, राजद्रोह कानून आया है, शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक, भारत में ओटीटी विनियमन और इसकी कुछ संक्षिप्त सुर्खियां, इनको कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी दो सेक्शन को आज कवर करेंगे, जिसमें से आपको भारत यूएसए संबंध, भारत अमेरिका रक्षा संबंध, है ना, और भारत अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष संबंध, भारत अमेरिकी डिजिटल व्यापार, है ना, भारत नेपाल, मध्य एशिया, चीन का बढ़ता प्रभाव और विदेशी नीति के लक्ष्य को। तो इन सबको करते हुए आज हम वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो इसके साथ ही ये हो गया। अब चलिए फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, नया संसद भवन, है ना। तो इसको देखेंगे। तो जो इसमें नया संसद भवन है, इसमें चर्चा में क्यों है कि देश में नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया है वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट, मोदी सर, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका एक तरह से आपका उद्घाटन किया गया, जिसमें जो वर्तमान संसद भवन है जो अभी है वो इसकी डिजाइन इस तरह है ना। ये है आपका वर्तमान संसद भवन और ये जो आपका है ये नया संसद भवन, है ना। तो इसमें जो ये डिजाइन इसकी दी गई है ये पूरी वो हो गएगी। और ये जो आपको पुराना है, तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि जो लोकसभा था पहले कहाँ लगता था, राज्यसभा कहाँ लगता था, है ना, सेंट्रल हॉल कहाँ था, सेंट्रल लाउंज कहाँ था, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल और कार्यालय। उसी तरह इनमें आप देख सकते हैं कि अपना इसमें ये लोकसभा का ये पूरा एरिया हो जाएगा, है ना। और ये अपना सेंट्रल हॉल का सत्र हो जाएगा, यहीं लगेगा। और सेंट्रल लाउंज ये आपका बन जाएगा, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन हॉल ये है आपका, और राज्यसभा अब यहाँ लगेगी और कार्यालय यहाँ पूरे होंगे। तो ये आपके नए संसद भवन की डिजाइन हो गई। अब इससे संबंधित थोड़ा तथ्य देख लेंगे कि इस भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा विकास पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है ना। यह एक अवसंरचना निवेश परियोजना है, इसमें अनेक परियोजनाओं को शामिल किया गया है। तो सेंट्रल विस्टा योजना को 1931 में शुरू किया गया था। इस योजना में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय, इंडिया गेट आदि के निर्माण को शामिल किया गया है। इसमें क्या है, राजपथ के दोनों ओर नागरिक उद्यान का भी विकास है, और जैसे कि अभिलेख कार्यालय बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार का नाम दिया गया है। तो ये सेंट्रल विस्टा द्वारा इतने सारे भवनों का निर्माण किया गया है ना। सेंट्रल विस्टा क्या है कि विकास पुनर्विकास योजना का उद्देश्य भारत की संसद के लिए नई सुविधाओं का निर्माण करके शासन के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। उल्लेखनीय है कि देश में संसद की सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए एक कुशल संधारणी केंद्रीय सचिवालय के समान है। तो ये आपके संसद भवन की पूरी जानकारी हो गई। अब हम ये देखेंगे कि संसद भवन की जरूरत क्यों है। ऐसा क्या है कि संसद भवन की जरूरत आन पड़ी, नया संसद भवन बनाना पड़ा, जबकि अपने पास जो वर्तमान में संसद भवन है वो अभी वेल है, उसमें कोई ऐसी कमियां भी नहीं है, मतलब और इमारत में भी या फिर वैसे। तो इसकी जरूरत क्यों है। तो क्या है कि सांसदों को बैठने के लिए कम जगह इसमें थी, है ना। वर्तमान में संसद की कभी द्विसदनीय विधायिका के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, है ना। 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन पर रोक केवल 2026 तक ही। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि दोबारा से जनगणना के आधार पर या फिर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का वितरण हो सकता है, जो इससे पहले नियम बना के 2026 तक के लिए सीमित किया गया था कि 2026 तक नए लोकसभा क्षेत्रों का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद वृद्धि होने की संभावना है। और जब वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा कि जो वर्तमान का संसद है भवन है उसमें सांसदों के बैठने के लिए कम जगह है, जिसलिए नए संसद भवन की जरूरत पड़ी।
नई सेवाओं के लिए अनुपयुक्त बुनियादी ढांचा। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि इसमें जैसे गति अवधि के दौरान अनेक सेवाओं को उपलब्ध कराए जाने से संदर्भ भवन में सीलन की समस्या आ गई। इसके कारण क्या हुआ, भवन का समग्र सौंदर्य विकृत हो गया। जैसे वातानुकूलित पाइपलाइन आदि के कारण क्या हो रहा है कि इसमें सीलन या फिर इसके डिजाइन में भी थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो जिस कारण से क्या हो रहा है कि नए सुविधाओं के लिए आपको नए संसद भवन की जरूरत पड़ी। वर्तमान संसद भवन में संचार अवसंरचना प्रौद्योगिकी पुराने ढंग की है जो अब अप्रचलित हो गई। उदाहरण के लिए खराब ध्वनिक प्रणालियां है ना, तो इसलिए नए जो संसद भवन बन रहे हैं उसमें इन सारी बुनियादी चीजों को लेकर पूरी तरह से एकदम तैयारी की जा रही है। संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी चिंताएं, जैसे वर्तमान संसद भवन का निर्माण तब हुआ था जब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में थी। वर्तमान में दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र को 4 में रखा गया, मतलब यहाँ भूकंप आने की संभावनाएं ज्यादा है, जिस कारण से हो रहा है कि संरचना के सुधार संबंधी जो चिंताएं हैं उनको देखरेख के हिसाब से भी नए संसद भवन की जरूरत पड़ी है। कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र थे, है ना, भीड़ भाड़ ज्यादा हो गए थे जिससे खराब गुणवत्ता वाला एक संकीर्ण कार्यस्थल बन गया था, है ना। तो अब देखेंगे, ये तो हमने देख लिया कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखेंगे नए संसद भवन में विशेषताएं क्या है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना, है ना, इसका आकार त्रिकोणीय रखा गया है। जैसे जिस इसे पद्मश्री वास्तुकार विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है। यह डिजाइन भारत की संस्कृति विविधता से प्रेरित है और इसे अगले 150 वर्षों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक अवसंरचना, कहने का तात्पर्य ऐसा है कि नए संसद भवन को निम्नलिखित विशेषताओं के साथ डिजाइन किया। पहला, कार्यस्थल में बेहतर प्रबंधन के लिए भूकंप रोधी तंत्र का निर्माण, है ना, सदस्यों के लिए सुरक्षित करना, है ना, और उसके बाद क्या है, बिजली की खपत को 30% कम करना, और नए स्मार्ट भवन को पूरी तरह से पेपरलेस होगा। तो ये तरह से आधुनिक अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन का डिजाइन किया गया। विशालता, कहने का तात्पर्य है कि नए संसद भवन में कुल सीटिंग क्षमता पुराने की तुलना में 150% से अधिक है। इसका आशय है कि संसदों के लिए कई लोकसभा में 888 सीटें होंगी, राज्यसभा में 384 होंगी और संयुक्त अधिवेशन में 1272 सांसदों की बैठने की व्यवस्था होगी। तो ये आपके नए संसद भवन की पूरी विशेषताएं होंगी। अब इसके निष्कर्ष तौर में देखेंगे तो नए संसद भवन को स्वतंत्र भारत को अपनाना स्वयं का संसद भवन प्राप्त हुआ, क्योंकि इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करते हुए और देश को आगे बढ़ाते हुए नया आदर्श प्रस्तुत किया गया। नवनिर्मित संसद भवन केवल एक भवन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। नया संसद भवन पुराने के सहित के लिए भी आदर्श का है, साथ ही यह भवन विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा। तो ये आपको निष्कर्ष के तौर पर ये बताया गया है। अब दूसरा अपना जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में राजद्रोह का कानून, है ना। तो राजद्रोह का कानून क्या है कि 22वें विधि आयोग ने राजद्रोह कानून के उपयोग पर अपनी 299वीं रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उसने राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है कि इसे खत्म न किया जाए। तो हम देखते हैं कि राजद्रोह कानून है क्या। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसमें निम्नलिखित माध्यमों से भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना अथवा उत्तेजना पैदा करने के प्रयास को राजद्रोह माना गया है। तो मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, संकेतों के माध्यम से या दृश्य के रूप में या अन्य तरीकों से अगर आप कुछ भी ऐसे घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयास करते हैं तो ये राजद्रोह के अंतर्गत आता है। तो वर्षों से हो रही राजद्रोह कानून की आलोचना पर एक नजर, मतलब कहने का तात्पर्य ऐसा है कि राजद्रोह कानून क्यों है, इस पर आलोचना जो हो रही है तो उस पर एक, तो इसका क्या है कि व्यक्तिगत परिभाषा। इसमें क्या कहा गया कि श्रेया सिंघल 2015 बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अस्पष्ट और व्यापक धाराएं असंवैधानिक घोषित होंगी, इसलिए उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। असहमति जताने पर प्रतिकूल कार्यवाही का डर होता है ना, जैसे अपनी किसी वैध आलोचना करने के डरते हैं, है ना, इससे अपनी आवाज को दबाने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। अगर किसी बात को लेकर सरकार पे आलोचना करने से तो इस पर राजद्रोह भी लगाया जा सकता है। दोष सिद्धि की निम्न दर, धारा 124 के तहत दायर मामलों में सजा की दर पिछले कुछ वर्षों में 30% से 33% के बीच उतार चढ़ाव है। और साथ ही साथ 2020 में अदालत में ऐसे विचाराधीन मामले 95% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जो इस दुर्भाग्यवश कानून के तहत मामला दर्ज कराने के लिए सजा बन सकता है। और दुरुपयोग का इसके आरोप हुआ है ना, जैसे विनोद बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के आरोप के साथ एफआईआर को रद्द कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान के गैर कानूनी उपयोग के लिए प्रति सचेत किया है। अन्य कानूनों का भी अस्तित्व है इसमें, जैसे 1973 की धारा 140 के तहत निवारक हिरासत और प्रतिबंध आरोपित करते हैं, इसलिए 124 के तहत एक कानून की अलग आवश्यकता है ना। अन्य आदेशों को निरस्त किया जा सकता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम में राजद्रोह कानून को 2009 में आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया गया। यहाँ इस कानून का निरासन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालने का हवाला देते हुए किया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में भी इसे निरस्त कर दिया गया। तो ये आपके लिए एक तरह से
ये जो निरस्त किया गया हो किन विधियों के कारण किया गया ये बताया गया। अब धारा 124(a) को बरकरार रखने तथा विधि आयोग द्वारा दिए गए तर्क, मतलब ऐसे क्या है कि विधि आयोग ने इसको बोला है कि अभी इसको समाप्त न किया जाए। तो पहला है भारत की एकता और अखंडता की रक्षा हेतु राष्ट्र विरोधी अलगाववादी तत्वों से निपटने में उपयोगी होता है। अनुच्छेद 19 के तहत राजद्रोह एक युक्ति प्रतिबंध है, जैसे 19(1)(a) में बताया गया है कि वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार असीमित नहीं है, राजद्रोह कानून इस पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये हो गया आपका। अब क्या है, मौजूदा आतंकवाद रोधी कानून धारा 124(a) का स्थान नहीं ले सकता है। यदि आईपीसी की धारा 124(a) ना हो तो सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने की स्थिति में बहुत से सख्त कानून लागू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को लागू होता है। अब ये क्या है, किसी कानून को स्वतंत्र रूप से देखना चाहिए, ना कि अनिवार्य दृष्टिकोण से। जैसे किसी विशेष कानून के प्रावधान को केवल इस आधार पर निरस्त करना उचित नहीं है कि औपनिवेशिक काल से संबंधित है। अब प्रत्येक देश के लिए भिन्न भिन्न स्थिति होगी। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय अपने अलग इतिहास, भूगोल, जनसंख्या विविधता वाला कानून है ना। इसमें कुछ देशों ने राजद्रोह कानून को आतंकवादी विरोध कानून के साथ विलय कर दिया। हो सकता है कि भारत में ऐसा करना भारतीय परिस्थिति के अनुकूल न हो, इसलिए इसको समाप्त न किया जाए। और केवल दुरुपयोग के आरोप के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता है ना, तो इसलिए इसको खत्म न करने की विधि आयोग ने अपील की है। आगे की राह में क्या दिया गया है कि विधि आयोग की सिफारिश से क्या है कि आईपीसी की धारा 24 को केदारनाथवाद निर्णय को शामिल किया गया है ना। वर्तमान में धारा 124 में 3 वर्ष की जेल या आजीवन कारावास का प्रावधान है और इसमें कोई भी प्रक्रियात्मक सुरक्षा मौजूद नहीं है। लेकिन विधि आयोग ने क्या किया है कि राजद्रोह की परिभाषा में हिंसा भड़काने, लोक व्यवस्था पैदा प्रवृत्त करने की उससे पद से जोड़ा जाए है ना। जेल की अवधि को 7 वर्ष या आजीवन कारावास बढ़ाने का प्रावधान किया जाए। न्यायाधीशों को प्राप्त व्यापक विशेषाधिकार समाप्त हो। राजद्रोह के लिए कोई भी एफआईआर तब तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कोई पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच नहीं कर लेता। तो ये वर्तमान में विधि आयोग ने इसकी सिफारिश के आधार पर इसमें निम्नलिखित चेंजेस की बात की है। सॉरी। इस संबंध में कुछ अन्य सुझाव भी क्या दिए गए हैं कि सीमित आवेदन, जैसे क्या है कि 124 से केवल उन मामलों को ही लागू की जानी चाहिए जहां किसी कार्य का इरादा लोक व्यवस्था को भंग करने या हिंसा भड़काने के लिए हो, है ना। पुलिस अधिकारी को प्रशिक्षण देना और उन्हें जागरूक बनाना, ताकि 124 की धारा को अलग अलग भागों, दायरों और कानूनी सीमाओं के साथ व्यापक प्रावधान और व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, जिससे सुनिश्चित हो कि कानून के तहत अनुचित गिरफ्तारी न हो। अब हमारा जो आज का तीसरा टॉपिक है, शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक। ये सुर्खियों में क्या है कि केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री ने 2022 के लिए शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक की शुरुआत की है। तो इसमें क्या है कि शिकायत तंत्र के लाभ के साथ जैसे मिनिमम गवर्नमेंट तथा मैक्सिमम गवर्नेंस की सुविधा सुनिश्चित करता है ना। शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म माध्यम प्रदान करता है। नागरिकों से फीडबैक उपलब्ध कराकर मंत्रालयों की सेवा और गुणवत्ता का विश्लेषण करता है। यह जवाबदेही, पारदर्शिता, विश्वास निर्माण और बेहतर सेवा वितरण में सहायता करता है। इसलिए ये शिकायत तंत्र के लाभ हो गए, है ना। अब ये GRAI 2022 के बारे में क्या संबंध है कि ये क्या है कि ये आपके प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग ने इसको विकास किया है इसका, जिसे केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली से संबंधित 10 चरणीय सुधारों का हिस्सा है ये, है ना। इन सुधारों को DRPG द्वारा अपनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार लाना और शिकायतों को निपटाने में समय को कम करना। तो इसके तहत आपको क्या किया जा रहा है कि शिकायत निवारण तंत्र के द्वारा इस हिसाब से क्या किया जा रहा है कि जो शिकायतें हैं उनको निपटने में सुधार और एक तेजी से उन पर निपटने के लिए ये नियम है। अब क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कि संगठनवार तुलनात्मक विधि प्रस्तुत करना, साथ ही क्या है शिकायत निवारण तंत्र के गुणों और कमियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इस तरह ये होगा। सूचकांक का निर्माण 4 अलग अलग आयामों और 12 संकेतकों के आधार पर किया गया है। इन आयामों की दक्षता, फीडबैक, कार्यक्षेत्र और संगठनात्मक प्रतिबद्धता में भी शामिल किया गया है ना। इस व्यापक सूचकांक के लिए 89 केंद्रीय मंत्रालय और विभागों का आकलन किया गया है ताकि उन्हें रैंकिंग प्रदान की जा सके, है ना। और 2021 में मंत्रालयों और विभागों की शिकायतें निपटारे में 32 दिन लगते थे, लेकिन मई 2023 में दिनों की संख्या घटकर 16 हो गई। तो इस हिसाब से इसका व्यापक उपयोग किया जा रहा है। अब देखेंगे शिकायत निवारण तंत्र ये क्या है। तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग की ARC रिपोर्ट के अनुसार जो शिकायत निवारण तंत्र है नागरिक केंद्रित बनाने के लिए प्रयोग किए जाने महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है ना। इसका मूल सिद्धांत यह है कि नागरिकों को शिकायतों का निवारण तंत्र लेने में सहायता में सक्षम होना चाहिए। जैसे वादे के अनुसार सेवा में वितरण नहीं किया जाता, किसी नागरिक के अधिकार का सम्मान नहीं किया जाता। लोक शिकायतों का निवारण आने में 2 नोडल एजेंसियां शामिल जैसे प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन लोक शिकायत के निदेशालय। ये क्या करते हैं कि लोक शिकायतों के निवारण करने के लिए ये एजेंसियां हैं। अब देखेंगे जो मौजूदा लोक शिकायत प्रणाली में उसमें क्या हिसाब से
शिकायत में क्या विद्यमान समस्याएं है। तो इसमें क्या है, नागरिकों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में जागरूकता की कमी है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि लोग इस बात को जानकारी नहीं मिल पा रही है। न्यायपालिका पर अत्यधिक बोझ है, जिससे शिकायतों का निपटान नहीं होने के कारण छोटे छोटे मुद्दे या शिकायत दायर की जा रही है। एक रूपता का अभाव है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि संबंध मंत्रालय और अन्य संगठनों के बीच विभिन्नताएं मौजूद है ना। कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। कई विभागों ने जीआरएम और आरटीआई की तरह एक अनिवार्य नहीं माना जा सकता। संसाधनों की कमी है। सीपी ग्राम सुविधा के रूप में व्यवहार नहीं कर रहा है। और प्रणालीगत समस्याएं, इसमें निम्नलिखित समस्या जैसे प्रशासन में ढिलाई, सेवाओं में नैतिकता की कमी, अंतर्निहित जड़ता, प्रोत्साहन का अभाव और उचित प्राधिकार उत्तरदायित्व का अभाव, इस प्रकार से ये इसकी समस्याएं विद्यमान है। अब जीआरएम को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं कि शिकायत के संबंधित क्षेत्रों की पहचान करना, जैसे जहां भ्रष्टाचार और शिकायतों के प्रति अधिक संवेदनशील है, ऐसे कार्यों की नियमित रूप से ऑडिट की जानी चाहिए, है ना। साथ ही साथ नागरिकों को जागरूक करना चाहिए, सिविल सेवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए, ताकि उनसे जो अच्छे कार्य करें उनको पुरस्कृत किया सके और जो जानबूझकर लापरवाही करें उनको दंडित किया जा सके, है ना। द्वितीय, एआरसी की सिफारिशों को मानना चाहिए, ताकि क्या किया जाए कि आरटीआई के तहत लोक सूचना अधिकारियों की तर्ज पर लोक शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। यह जीआरएम के लिए कानून अधिकार प्रदान करेगा। और सभी याचिकाओं को 30 दिन के भीतर संतोषजनक ढंग से निपटारा किया जाना चाहिए तथा समय सीमा पर पालन करने पर आर्थिक दंड लगाना चाहिए। तो इस हिसाब से इसको सुधारा जा सकता है। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को एक तरह से जो समिति के सुझाव हैं उनको एक तरह से स्वीकार करना चाहिए, ताकि सभी मंत्रालयों द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उठाई गई शिकायतों की नियमित समीक्षा की जा सके। निष्कर्ष में देखेंगे कि आपका जो ये लोक शिकायत निवारण तंत्र है, किसी भी प्रशासन की मशीनरी का अभिन्न अंग हो सकता है। कोई भी प्रशासन जब तक जवाबदेह, उत्तरदायी और उपयोगकर्ताओं के प्रति अनुकूल होने का दावा नहीं कर सकता, तब तक कि उसे एक कुशल और प्रभावी शिकायत तंत्र स्थापित ना किया हो। तो इस तरह से ये जीआरएम को लागू करना आवश्यक हो जाता है। अब हम देखेंगे भारत में ओटीटी विनियमन, है ना। तो ओटीटी सुर्खियों में क्या है कि डिजिटल प्रकाश कंटेंट शिकायत परिषद डीपीसीजीसी ने आईटी नियमावली 2021 के तहत ओटीटी पर दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है, ताकि इससे क्या होगा, इसके दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सके। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म यानी ओटीटी है क्या, इसमें देखेंगे ओटीटी ऐसी सेवाएं हैं जो दर्शकों को सीधे इंटरनेट के माध्यम से फिल्मों, टीवी कार्यक्रम और अन्य मीडिया के कंटेंट को पहुंच प्रदान करते हैं। इसमें केबल या सैटेलाइट का उपयोग नहीं किया जाता। भारत में ओटीटी दर्शकों की संख्या 43 मिलियन है। ऐसा अनुमान है कि 2023 के अंत में यह 50 मिलियन तक बढ़ सकती है। साथ ही मोबाइल प्रसारण में होने वाली वृद्धि से नए कंटेंट निर्माण को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। भारत की विनियामकी भाषा में ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का प्रकाशक कहा जाता है। इसमें क्या है, ऑडियो वीडियो कंटेंट होता है, दर्शकों की मांग पर उपलब्ध कराया जाता है, जैसे कि फिल्में, वेब सीरीज, पॉडकास्ट आदि। यह ओटीटी कंटेंट क्या होता है कि प्लेटफॉर्म द्वारा सब्सक्रिप्शन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन यह केवल सब्सक्रिप्शन तक ही सीमित नहीं होता है। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में हो गया। ऑन डिमांड या मांग पर ऐसी तात्पर्य से ऐसी प्रणाली से जहां उपयोगकर्ता अपने द्वारा चुने गए समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी कंटेंट तक पहुंचने में सक्षम होता है, और इसका प्रसारण कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पर उपयोगकर्ता अपने हिसाब से चुन सकता है। देखेंगे भारत में ओटीटी विनियमन के लिए वर्तमान तंत्र क्या है, मतलब ओटीटी को रेगुलेट करने के लिए वर्तमान समय में कौन से नियम या फिर कौन से मंत्रालय जिम्मेदार हैं। पहला हो गया मौजूदा कानून। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर निम्नलिखित कानून लागू होते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय दंड संहिता 1861 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। यह मौजूदा कानून है जो ओटीटी विनियमन के लिए कार्य करते हैं। नए आईटी नियम 2021 के अनुसार क्या होता है कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87(2) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी में नियमावली 2021 जारी की है। इसमें प्रमुख जो प्रावधान है, सूचना प्रसारण मंत्रालय ओटीटी और ऑनलाइन समाचार ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडियम के लिए आचार संहिता, और साथ ही साथ कंटेंट का स्व वर्गीकरण। इसमें क्या होता है कि 5 आयु आधारित श्रेणियों से स्व वर्गीकृत किया जाएगा, जैसे यूए 7+, यूए 30+, यूए 60+ और ए वयस्क। पेरेंटल लॉक होता है। इसमें क्या होता है कि अंडर एज 30+ या उच्च श्रेणी से वर्गीकृत कंटेंट के लिए पेरेंटल लॉक लागू करना होगा। साथ ही ए+ के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए उचित या विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र विकसित करना होगा। तो इस हिसाब से इसको कार्य किया जा सकता है। सह विनियमन दृष्टिकोण, ये क्या होता है कि ओटीटी विनियमन के लिए भारत में दृष्टिकोण को एक हल्के फुल्के सह विनियमन मॉडल के रूप में माना जा सकता है। इसमें क्या है कि स्व विनियमन तंत्र और
मंत्रालय स्तर पर निगरानी तंत्र शामिल हो, शिकायत निवारण तंत्र हो, ताकि शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा प्रकाशन को भारत के एक शिकायत निवारण अधिकारी से नियुक्त करना होगा। इस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि प्राप्त शिकायतों का निवारण करे। विनियमित संस्था हो, है ना, कोई इसका अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश बन सकता हो। निगरानी तंत्र हो, जिससे क्या हो कि सुनवाई के लिए अंतर्विभागीय समिति की स्थापना हो सके। इसके अलावा केंद्र सरकार प्रस्तावित डिजिटल इंडिया बिल के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कंटेंट को नियमित करने के विचार करना चाहिए। आगे की राह में क्या किया जा सकता है कि राष्ट्रीय प्रसारण नीति की आवश्यकता होती है, जिससे क्या हो रहा है कि टैरिफ मौजूद रहे, इसलिए जिसके क्या हो कि अलग अलग प्रचारकों के लिए विविध तंत्र और नियम मौजूद रहे। पारंपरिक ऑनलाइन कंटेंट के बीच के अंतर को पहचाना जा सके, प्रावधानों के बारे में जागरूकता प्रदान करना, नियमित ऑडिटिंग करना और हितधारकों की भागीदारी की सुरक्षित करना। तो इस हिसाब से इसको सुरक्षित किया जा सकता है। अब देखेंगे संक्षिप्त सुर्खियां। तो अफर्मेटिव एक्शन ये क्या होता है और ये चर्चा में क्यों है? तो क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसमें कॉलेजों में प्रवेश के लिए नस्ल आधारित अफर्मेटिव एक्शन को सीमित कर दिया है। एक ऐतिहासिक फैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुटर बनाम बोलिंगर में 2023 के रिजल्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बनाम बक के मामलों में क्या निर्णय दिया था कि पूर्व के इस निर्णय को नस्ल के आधार पर कॉलेज में प्रवेश संबंधी अफर्मेटिव एक्शन को सही ठहराया गया था। अफर्मेटिव एक्शन से क्या मतलब होता है कि सकारात्मक कार्रवाई पक्षपात से है। इसमें अमेरिका में कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रतिरोध से निपटने का उपयोग में लाया जाता है। उच्चतर शिक्षा के मामले में इस विकल्प का संबंध प्रवेश प्रक्रिया से है। इसके तहत अमेरिका के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अश्वेत, हिस्पैनिक तथा अन्य अल्पसंख्यक छात्रों में प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके। भारत में आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन का उदाहरण है। इसके माध्यम से वंचित समूह, नौकरियों और सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति में राजनीति के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। हम देखेंगे भारत में और अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन की तुलना। तो भारत में क्या है कि एसटी एससी कहे जाने वाले समाज में निम्न वर्ग का उत्थान करता है अफर्मेटिव, है ना। और इसमें क्या है कि ऐतिहासिक रूप से नस्ल, लिंग, लैंगिक रुझान, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना। उत्पत्ति में क्या है कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है। इसमें अमेरिका में क्या है कि 1964 में सिविल राइट्स एक्ट के तहत इसमें शामिल किया है। कोटा में क्या है कि एसटी एससी के अधिकतम 50% आरक्षण, और इसमें क्या है कि राज्यों और संस्थानों के विविध तरीकों से इसमें अमेरिका में लागू किया गया। तो ये आपका अफर्मेटिव एक्शन हो गया। अब यह है कि गवर्नेंस पावर। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में सरकार में और राज्यपाल में कुछ हल्का अनबन है, जिसमें क्या होता है कि तमिलनाडु के मंत्रियों ने विभागों में फेरबदल के लिए राज्य सरकार से अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। तो राज्यपाल द्वारा जो भी फेरबदल करने थे उसको मुख्यमंत्री ने जो भी फेरबदल के लिए जो उसने अनुरोध किया था उसको राज्यपाल ने अस्वीकार कर दिया है। तो संविधान के अनुच्छेद 164(a) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, है ना, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ऐसा संविधान में वर्णित है। हालांकि राज्यों की यह शिकायत रही कि राज्यपाल कई कार्यवाहियों में उसके प्रशासन में हस्तक्षेप जैसा होता है, यह संघवाद अवधारणा के खिलाफ है। तो राज्यपाल क्या होता है कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है और वह सरकार के एक तरह से केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। उसमें कार्यकारी शक्तियां होती है जिससे मुख्यमंत्री उसकी परिषद की नियुक्ति करता है। न्यायिक शक्तियां होती है, उसे क्षमा, परिहार, लघुकरण आदि शक्ति प्रयोग कर सकता है, और विधायी शक्तियां होती है, इस स्थिति में अध्यादेश वो जारी कर सकता है। तो ये राज्यपाल का एक तरह से कार्य हो गया। अब राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग के मामले भी देखने मिलते हैं। इसमें कुछ मामले थे जैसे राजनीतिक पृष्ठभूमि में उसके कार्यवाहियों के पक्षपात पूर्ण करना है, जिसे समन्वय का अभाव भी देखने को मिलता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को बार बार राष्ट्रपति के लिए भेजता है। इस कारण राज्यपाल और सरकार के बीच अविश्वास पैदा हो जाता है, और राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति देने में देरी करता है और कई नामों की सिफारिश को अस्वीकार कर देता है, जिस कारण से क्या होता है कि राज्यपाल और राज्य की सरकार के बीच कुछ अनबन हो जाती है और वो मामला ठीक नहीं बैठता। राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए पूर्व में कई गठित आयोग जो अपने सुझाव दिए, जैसे राजा मन्नार आयोग, पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग और वेंकटचलैया आयोग आदि ने क्या किया था कि सरकार में और राज्यपाल की स्थिति को सुधारने के लिए अपनी सुझाव दिए थे। अब देखेंगे सीबीआई की सामान्य सहमति। क्या होता है कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य के मामलों में जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। सीबीआई क्या होता है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है ना। इस अधिनियम के अनुसार सीबीआई किसी राज्य में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेता है।
है ना। तो राज्य सरकार द्वारा दी गई सीबीआई सहमति सामान्य केस विशिष्ट होती है, जैसे केंद्र में सरकार के हर कर्मी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने के लिए, है ना। केस विशिष्ट सहमति के मामले में हर जांच आरंभ करने से पहले राज्य सरकार से आवेदन करना होता है ना। यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती तो उन मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिनकी जांच पहले से चल रही है। आज का जो हमारा ये चौथा टॉपिक है, पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति। तो ये चर्चा में किया है कि पंजाब विधानसभा ने पुलिस संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है ना। यह विधेयक क्या करता है कि पुलिस महानिदेशक की चयन प्रक्रिया को संशोधन करता है, साथ ही स्वयं राज्य सरकार द्वारा उसकी नियुक्त किए जाने का मार्ग प्रशस्त करता है ना। तो लोक व्यवस्था और पुलिस संविधान की 7वीं अनुसूची में राजसूची के विषय है, जिस कारण से राज्य भी इसमें क्या कह सकते हैं कि संशोधन कर सकता है। इस विधेयक से पंजाब पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन किया जाएगा। इसके पीछे मंशा यह थी कि डीजीपी के पद की नियुक्ति के लिए यूपीएससी द्वारा तैयार पैनल से चुनने की आवश्यकता को दरकिनार किया जा सके। यह राज्य सरकार को डीजीपी के चयन के लिए एक सदस्यीय समिति गठन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह समिति 3 वरिष्ठतम अधिकारियों को एक पैनल का गठन करेगी जिसमें डीजीपी की नियुक्ति की जाए। और डीजीपी के पद की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया क्या है कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों के लिए दिशा निर्देशों के आधार पर की जाती है ना। इसके निर्णय के अनुसार डीजीपी पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से पैनल में शामिल किए गए 3 वरिष्ठ अधिकारियों में से ही राज्य सरकार द्वारा डीजीपी पद के लिए चयन किया जाता है ना। इसमें तबादलों और पोस्टिंग की निगरानी के लिए राज्य में पुलिस स्थापना बोर्ड के गठन की सिफारिश की गई है ना। सूची से प्राप्त करने यूपीएससी इस सूची में 3 अधिकारियों के नामों को शॉर्टलिस्ट करती है। इसके उपरांत राज्य सरकार इन तीनों नामों में से एक का चयन करती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के आदेश में कहा था कि राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति के मामले में निर्देश के विपरीत बनाया गया कोई भी नियम कानून निलंबित माना जाएगा। तो ये आपका डीजीपी पद के लिए हो जाएगा। अब तीसरे पांचवा क्या है, जस्टिस क्लॉक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है जिसके कारण न्यायालय में संबंधित मानदंडों की जानकारी प्रदान करेगा और सूचनाओं के लोगों को जागरूक बनाने का कार्य करेगा। न्याय विकास पोर्टल, ये केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा लाया गया है ना, जिसमें जिलों के अधीनस्थ कार्यपालिका की बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्रायोजित किया जाएगा है ना। इसमें क्या किया जाएगा कि न्याय के अधिकारों जिला न्यायाधीशों से आदि के लिए कोर्ट हाल में आवासीय आयोग के निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी, वित्त पोषण भी किया जाएगा। तो ये हो गया। अब ये पंचायत विकास सूचकांक, इसमें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और पंचायतों की प्रति निगरानी की जाती है और स्कोर के आधार पर पंचायतों को रैंकिंग भी दी जाती है। इन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, जैसे ए में 75 से 90, बी में 60 से 75, सी में 40 से 60 और डी में 40% से कम। तो ये हमारा पॉलिटी और गवर्नेंस का चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब जो हम चालू करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक ये अपना सेक्शन कंप्लीट हुआ। दूसरा सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसका चालू करें, जिसमें इसका पहला टॉपिक क्या है कि भारत यूएसए संबंध के बारे में, इंडिया यूएस रिलेशन है। तो सुर्खियों में क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की एक 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए। इस दौरान भारत अमेरिका में अलग अलग सामरिक समझौते एवं भागीदारियों पर हस्ताक्षर किए। यह क्या है कि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के 30वीं अमेरिकी यात्रा थी तथा आधिकारिक रूप से तीसरी राजकीय यात्रा थी। इससे पहले के 2 राजकीय यात्राएं 1969 और 2009 के दौरान हुई थी। तो इस कारण से ये चर्चा में है। अब क्या है कि इससे अधिक जानकारी के लिए अप्रैल के 2022 की आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको। तो इसके परिणाम में तो मुख्य नजर डालेंगे तो व्यापार में इसको क्या किया है, दोनों देशों के बीच इंटर एजेंसी के नेतृत्व रणनीतिक व्यापार वार्ता शुरू की गई, जिससे निर्यात के नियंत्रण का समाधान करना और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना। सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी संबंधित समझौता ज्ञापन पे इसमें संचार एक तरह से क्या बोलते हैं आपका कि हस्ताक्षर किए गए है ना। दूर संचार के लिए भारत में 6G और यूएस नेक्स्ट जी अलायंस के सह नेतृत्व और एक सार्वजनिक निजी युक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसका लक्ष्य ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क सिस्टम पर विकास करना है ना, ताकि ऐसी प्रणाली के कारण आपके सेलुलर नेटवर्क और उपकरणों के बीच के अंतर को संचालन को सुलभ बना सके। क्वांटम प्रौद्योगिकी, उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए इंडियो यूएस क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना की गई है, जिससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एंडोमेंट फंड का शुभारंभ किया जाएगा। इससे एआई एवं क्वांटम का संयुक्त विकास और वाणिज्यीकरण संभव हो सकेगा। साथ ही साथ अनुसंधान और नवाचार इनोवेशन हैंडशेक नामक से पहल शुरुआत की जाएगी, जिससे क्या होगा कि भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर का समर्थन किया जाएगा है ना। तो इसे 2023 में शुरू किया गया था जनवरी में, और इसका नेतृत्व भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा किया जा रहा है।
और साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की गई है ताकि भारत अमेरिका में नई उभरती हुई नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी का एक्शन प्लेटफॉर्म को शुरू किया जा सके, है ना। इसके तहत यूएस एजेंसी में इंटरनेशनल डेवलपमेंट भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने में सहायता करेगी। और क्या है कि क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति श्रृंखला, खनिज सुरक्षा साझेदारी की जाएगी, शिक्षा में सहयोग किया जाएगा ताकि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित भारतीय शैक्षणिक संस्थानों पर एक संयुक्त टास्क फोर्स बना सके। और इसके साथ साथ इंडो यूएस ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, है ना। तो ये भारत और यूएस के रिलेशनशिप में ये दिया गया। वीजा के भी बारे में चर्चा की गई, जिसमें 2023 में घरेलू स्तर पर वीजा के नवीकरण हेतु निर्णय के लिए प्रायोगिक स्तर पर एक प्रमुख पहल शुरू करेगा, जिससे क्या होगा कि 2024 में H1B और EL वीजा धारकों के समूह के लिए घरेलू स्तर पर वीजा का नवीनीकरण हो सके। वाणिज्यिक दूतावास, जिसमें क्या होगा, भारत में बेंगलुरु अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेंगे ताकि भारत में सिएटल में अपने नए वाणिज्यिक दूतावास का संचालन करेगा और शीघ्र ही अमेरिका में 2 और वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। अब दूसरा ये हमारा है भारत अमेरिका रक्षा संबंध। भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका में रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे संबंधित तथ्य में देखेंगे कि भारत में GE-F414 जेट इंजन के सह उत्पादन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच समझौता हुआ। भारत अमेरिका में 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मानव रहित हवाई यान खरीदने में सहमत हुआ। इससे जनरल एटॉमिक और ड्रोन के नाम से जाना जाएगा। यूएस इंडिया और डिफेंस एक्लेरेशन इकोसिस्टम की शुरुआत की गई है ना। ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि इंटरनेशनल में रिलेशन में क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ डिफिकल्ट टाइप के होते हैं कि क्या डिफेंस के लिए अपने हिसाब से निर्णय लिया गया है, कौन सी नीति की किस हिसाब से उस पर खरीदारी में कौन कौन से, जैसे इसमें 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंश्योरेंस मानव रहित विमान खरीदेगा यूएवी, है ना। तो ये कहाँ से खरीदा जाएगा, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। और साथ ही साथ इसे जनरल एटॉमिक ड्रोन के नाम से जाना जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके तहत पूछा भी जा सकता है कि जो मानव रहित विमान यूएसए से खरीदा जा रहा है उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, जनरल एटॉमिक MQ-9B यानी ड्रोन के नाम से जाना जाएगा। और इससे क्या होगा कि यूएस इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम की शुरुआत की गई, जिसमें क्या होगा, संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार को सुगम बनाया जाएगा और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी में सह उत्पादन की सुविधा प्रदान करेगा। ये तो हमने देख लिया ही अपने। तो अब इसके अलावा हम देखेंगे कि इन समझौतों का महत्व क्या होगा भारत के लिए। तो भारतीय बेड़े को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्या होगा, HAL स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस MQ-2 और GE के लिए F41 इंजन का निर्माण कर सकेगा, है ना। LCA तेजस में GE में खरीदे गए थे और GE F04 के इंजन का उपयोग किया जाएगा। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संभव होगा। अभी तक केवल अमेरिका, रूस, यूके और फ्रांस जैसे कुछ ही देश प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की है। 80% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से क्या होगा, भारत को भविष्य में इन देशों में शामिल होने में सहायता मिलेगी। भविष्य के स्वदेशी विकास में भी मदद मिलेगी। ड्रोन संबंधित तकनीक की समझ विकसित होगी, जिससे वैश्विक रखरखाव और मरम्मत जीर्णोद्धार की इकाई का भी स्थापना की जाएगी। स्थानीय रक्षा उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, है ना। ड्रोन संबंधित सामग्री खंड भारतीय ड्रोन विनिर्माण अनुदान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और इससे लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि कुछ चीजें क्या होगी जो अपने स्तर में आप बनाएंगे तो चीजों को बनाने में लागत में कमी आएगी। जब उन चीजों को अपने भारत में निर्माण करेंगे, उसको असेंबल करेंगे, तो उससे लागत में कमी आएगी और जो पैसा हम खरीदने के लिए विदेशों में दे रहे थे और वो विदेशों को नहीं देना पड़ेगा। और इस रक्षा सहयोग में क्या क्या चुनौतियां, ये हम देखेंगे। रूस के साथ भारत संबंध। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। भारत द्वारा वैश्विक मंच पर यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की आलोचना न करने से अमेरिका नाराज है ना। गठबंधन में शामिल होने से भारत अपनी रणनीतिक संप्रभुता को बनाए रखना चाहता है। हाल ही में भारत ने नाटो प्लस में शामिल होने से अमेरिका के नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। यह भी अमेरिका की इच्छाओं के विरुद्ध है ना। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। अमेरिकी रक्षा कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकी को भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ साझा नहीं करना चाहती हैं। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान का वित्त पोषण। अमेरिका अभी भी भारत को पाकिस्तान की सैन्य आवश्यकताओं के वित्त पोषित कर रहा है और अमेरिका के रूप में असंगतता। इन सब देशों को देखें कि रक्षा सहयोग में चुनौतियां ये उत्पन्न करती हैं। आगे की राह में क्या किया जा सकता है इनको सुधार के लिए। रूस और अमेरिका के संबंधों को संतुलित करना, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण एक तरह से योजना है, ताकि दोनों महाशक्तियों को संतुलित किया जा सके और भारत भी एक अपने इंडिपेंडेंट वे पे कार्य कर सके। स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में निरंतर सहयोग करना, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोका जा सके। तो ये आपके लिए भारतीय रक्षा होगा। अब देखेंगे भारत और अमेरिकी अंतरिक्ष संबंध, ये क्या है।
तो भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए, है ना, रक्षा संबंधित किए गए, हर क्षेत्र में किए गए। तो इस हिसाब से आपके अंतरिक्ष संबंधित क्षेत्र में भी हस्ताक्षर किए गए। तो अब प्रमुख विकास क्या किए जाएंगे, इन पे हम देख नजर डालेंगे। तो नासा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को एडवांस प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त प्रयास किया जा सके। भारत ने अमेरिका नेतृत्व वाले आर्टेमिस आर्कट्स के 27वें सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किया है, जिससे क्या होगा कि साझा दृष्टिकोण स्थापित करने में महत्व मिलेगा। अब भारत के लिए इन समझौतों को क्या महत्व है ये देखेंगे। तो गगनयान मिशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लक्ष्य को हासिल करने में काफी सहायता मिलेगी। आईएसएस में प्रवेश, गेटवे में प्रवेश और साथ ही साथ इसरो की क्षमताओं में भी वृद्धि होगी। तो ये भारत के लिए एक समझौते का महत्व हो गया। अब अंतरिक्ष सहयोग में चुनौतियां, इसको हम देखेंगे। असमान रुचियां, इसका तात्पर्य है कि नासा की जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जो ऑर्बिट से परे हैं पृथ्वी की, इसके इसरो की महत्वाकांक्षी मुख्य रूप से पृथ्वी की कक्षा के भीतर है। साथ ही साथ इसरो अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्र क्षमताओं में वृद्धि करता है ना। क्षमताओं में विषमता से तात्पर्य ऐसा है कि 2022 में स्पेसएक्स ने अकेले 61 उपग्रह लॉन्च किए थे, वहीं भारत ने अपनी पृथ्वी की कक्षा में केवल 60 उपग्रह लॉन्च किए थे। भारत ने अभी तक एक वर्ष में कभी भी दोहरे अंकों का उपग्रहों को लॉन्च नहीं किया है। रूसी सहयोग में क्या होता है कि पहले मिशन आर्यभट्ट से लेकर हालिया मिशन गगनयान मिशन तक सहायता प्रदान की है। साथ ही साथ यूरोप ने अपने कई एग्जाम्पलों में समझौते में हस्ताक्षर भी किए, जिससे क्या होता है कि भारत ने इस आकर्षण से रूसी एजेंसी को भी परेशानी हो सकती है। वित्तीय बाधाएं, इसरो को दी जाने वाली मौजूदा कार्यक्रम के लिए शायद ही पर्याप्त हो, इसलिए आवश्यक है कि इसरो को अपनी निधि बढ़ाई जाए ताकि नासा से साथ हुए नवीन समझौतों की मांग को पूरा करना आसान हो। आगे की राह में क्या देखा जा सकता है कि दीर्घकालिक सहयोग से प्रेरित करना, निजी भागीदारी को भी प्रेरित करना, जिससे क्या रहे कि जो नए नए इनोवेशन हो उनमें सहायता मिल सके और नए इनोवेशन हो सके। अंतरिक्ष और ग्लोबल कॉमन रूप से विकसित करने हो तो आह्वान करना, ताकि भारत को बाह्य अंतरिक्ष संधि के मूल्यों का पालन नहीं करना चाहिए, मतलब पालन करना चाहिए। साथ ही साथ अंतरिक्ष के भी अपने ग्लोबल कॉमन के रूप में विकसित करने की मांग को जारी कर देना चाहिए। जो हमारा तीसरा आज का टॉपिक है, सब टॉपिक, उसमें है भारत अमेरिका डिजिटल व्यापार संबंध। ये क्या है कि जो भारत का जो वर्तमान स्थिति है, इनमें क्या है, करीब 128.55 बिलियन डॉलर का इसमें व्यापार रहा है ना। यह द्विपक्षीय व्यापार में डिजिटल प्रौद्योगिकी और सेवाओं की प्रमुख भूमिका रही है ना। अमेरिका ने 2020 में भारत के साथ हुए डिजिटल सेवाओं के व्यापार में 27 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ। दोनों देशों में निम्नलिखित के तहत साझेदारी में सुधार हुए हैं, जैसे महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकी की पहल की गई ताकि दोनों देशों में अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर सहयोग किया जा सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन आदि शामिल है। और दोनों ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति एवं नवाचार भागीदारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस भागीदारी में 2.75 बिलियन डॉलर का संयुक्त निवेश हुआ है ना। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क और 5G और 6G में प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दोनों संयुक्त कार्यबल गठित किए। भारत अमेरिका संयुक्त क्वांटम समन्वय तंत्र की शुरुआत की गई है ना। और क्या किया गया है कि अपना संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी अच्छे निधि की स्थापना की है, जिससे क्या है कि 2 मिलियन डॉलर के आवंटित किए गए व्यवसायीकरण के लिए। अब क्या है, अमेरिकी तकनीक कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई चिंता है, मतलब इतने सारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इनमें जो अमेरिकी तकनीकी कंपनियां थी, टेक्नोलॉजी कंपनी जितनी है, उन्होंने क्या क्या चिंता है। संरक्षणवादी भारतीय नीति होती है, कहने का तात्पर्य है कि भारत में अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, ताकि उनमें ज्यादा विकास हो सके, तो उनको ज्यादा संरक्षण दिया जाता है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो अपना ये अमेरिकी कंपनियां है वो चिंतित होती है कि उनको उद्योगों को उनके एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को उतना संरक्षण नहीं मिल पाएगा या फिर बिकाबली नहीं हो पाएगी। भारतीय कंपनियों को तरजीह ज्यादा दी जाती है। भारत में अत्यधिक सरकारी नियंत्रण है, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी छोटे से छोटे कार्य के लिए सरकार के दफ्तरों में इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है राष्ट्रीय विनियामक संस्थाओं को विदेशी कंपनियों के खिलाफ उपयोग किया जा सकता है ना। इक्वलाइजेशन लेवी के कारण जटिल संरचना है, 2% का इक्वलाइजेशन लेवी लगाया जाता है ना। ई कॉमर्स ऑपरेटर में इस दोहरे कराधान की समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा व्यवस्था अधिक जटिल हो जाती है, जो 2016 में यह कर 6% था। अब क्या है, भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए नीतिगत चिंताएं भी हैं, जैसे क्या है कि चिन्हित कंटेंट को हटाने के लिए 72 घंटे की समय सीमा प्रदान की गई है। अधिकारी नियुक्त करना भी आवश्यक है। 3 सदस्यीय शिकायत अपीली समितियों का भी गठन किया जाए। और क्या है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के लिए एक मसौदा तैयार करना, ताकि सीमा पार डेटा प्रवाह और सीमा डेटा स्थानीयकरण की व्यवस्था का उभाव है ना। भारतीय दूरसंचार विधेयक मसौदा 2022 में दूरसंचार सेवाओं को परिभाषित करने का प्रावधान किया है। इससे क्या होगा, टेलीफोन
और ब्रॉडबैंड सेवाओं से मिलते जुलते इंटरनेट सक्षम सेवाओं जैसे ओवर द टॉप सेवाओं को भी शामिल किया गया है। डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम, कहने का तात्पर्य है कि यह कदम रूस से अमेरिका की कड़ी तकनीकी कंपनियों को लक्षित करने के लिए उठाया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णय के अनुसार क्या किया जाए कि आदेश ने यह जारी किया है कि भारत में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल प्ले स्टोर कैसे कार्य करना चाहिए, इसके अनिवार्य रूप से एप्लीकेशन में हमें साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये हो गए। अब आगे की राह में देखेंगे कि सीमा पर सुरक्षित डेटा हस्तांतरण सुनिश्चित करना, ताकि क्या हो जाए, हालांकि डेटा का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाए। स्टार्टअप और नवाचार का समर्थन करना, जिससे क्या हो, डिजिटल व्यापार तकनीक में एक जीवंत स्टार्टअप और इकोसिस्टम का विकास किया जा सके। साइबर सुरक्षा के उपयोग को मजबूत करना, है ना, डिजिटल मानकों का प्रयोग करना, लाल फीताशाही और अत्यधिक सेंसरशिप को समाप्त करना, जिससे क्या रहेगा कि भारत में निवेश करने जा रही विदेशी कंपनियों के साथ भारतीय कंपनियों जैसा व्यवहार किया जाए। हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है भारत नेपाल, है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ समझौते किए गए हैं। तो इनके जो समझौते हैं, जटिल सीमा विवाद को सुलझाने का संकल्प किया गया। रुपई डीहा और नेपालगंज के दो एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण समझौता हुआ, है ना। सीमा दो धारा चांदनी चेक पोस्ट का विकास हुआ। फुकोट कर्णेली जल विद्युत परियोजना का विकास हुआ और सीमा पारी भुगतान भी चालू किया गया। ये सुर्खियों में गए हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान भारत में और नेपाल ने कई पहलुओं पर समझौतों का अनावरण किया है। तो भारत में सिलीगुड़ी और नेपाल के झापा के बीच दूसरी सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाया गया। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन का चितवन का तक विस्तार किया गया। विद्युत क्षेत्र में भी इसमें समझौते हुए, जिसमें क्या हुआ, पहले त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की गई थी। इस समझौते के अंतर्गत 40 मेगावाट विद्युत का भारत के माध्यम से नेपाल और बांग्लादेश तक प्रपोषण किया जाएगा। पारगमन संधि की गई, संशोधित पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जल विद्युत सहयोग किया गया। लोवल अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए विकास संबंधी समझौता हुआ। कनेक्टिविटी के लिए भी क्या किया गया कि 680 मिलियन डॉलर का लाइफ ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया। इसका उपयोग तीन मुख्य पारगमन गलियारों और वित्त पोषण हेतु किया जाएगा। भेरी गलियारा, निजगढ़, इनारूबा गलियारा और गंडक नेपालगंज गलियारा, इस तरह से ये कनेक्टिविटी प्रदान की गई। महाकाली नदी पर दो अतिरिक्त पुलों का निर्माण किया गया है ना। भारत के बथनाहा और नेपाल कस्टम गार्ड के यार्ड के बीच सीमा पार माल ढुलाई रेत परिचालन को उद्घाटन किया गया। साथ ही कुर्था बिजलपुर रेलखंड का भी नेपाल सरकार को सौंपा जाएगा। अब देखेंगे भारत और नेपाल के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या है। जैसे आर्थिक सहयोग में क्या है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो भारत का नेपाल का होता है, उसमें भारत सबसे बड़ा भागीदारी है। 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार कर दिया है, जो अपना द्विपक्षीय व्यापार है नेपाल के साथ। कनेक्टिविटी और विकास की साझेदारी में सड़कों का सुधार, सीमा पार रेल संपर्क का विकास और समग्र आर्थिक सहायता में वृद्धि करने के माध्यम से किया जाता है ना। बहुपक्षीय सहयोग जैसे BVIN, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, बिस्मेटिक, बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग, गुट निरपेक्ष आंदोलन, सार्क आदि, है ना। रक्षा सहयोग में भी गोरखा रेजिमेंट में नेपाली सैनिकों की भर्ती की जाती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे सूर्य किरण और आपदा सहयोग आयोजित किए जाते हैं। ऊर्जा सहयोग में 1971 में विद्युत विनिमय समझौता हुआ था। इस उद्देश्य का सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत आवश्यकताओं को पूर्ण करना। सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन और भारत के मोतिहारी के नेपाल से अमलेखगंज को जोड़ती है। जल विद्युत सहयोग भी किए गए भारत और नेपाल के बीच में, जिसमें क्या है कि पश्चिमी सेती एवं सेती नदी परियोजनाओं में 12,000 मेगावाट को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए और कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने की सहमति व्यक्त की गई। पश्चिमी सेती नदी नेपाल के सुदूर पश्चिम क्षेत्र अवस्थित कर्णकाली एक सहायक नदी है। अन्य परियोजना में महाकाली संधि 6,480 मेगावाट, पश्चिमी और पूर्वी नेपाल में क्रमशः अपर कर्णाली परियोजना 900 मेगावाट तथा अरुण थर्ड परियोजनाएं 900 मेगावाट शामिल हैं। संस्कृति के क्षेत्र में क्या है कि काठमांडू में स्वामी विवेकानंद के भारतीय संस्कृत केंद्र की स्थापना की गई। साथ ही साथ लुम्बिनी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृत और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया गया। अब देखेंगे भारत नेपाल से संबंधित प्रमुख मुद्दे कौन कौन से। सीमा विवाद भी है। जैसे 2020 में एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया गया। इस मानचित्र में तीनों भारतीय क्षेत्रों को नामता लिम्पी, याधुरा, कालापानी और लिपुलेख को भारत नेपाल के राज्य क्षेत्र को दर्शाया गया। इसके बाद दोनों के बीच में अत्यधिक तनाव उत्पन्न हुए, है ना। चीन का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। जैसे आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि एक तो हमारे एशियन जो कंट्री है, दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं,
उनमें से प्रमुख जो बांग्लादेश हो गया आपका, भूटान, नेपाल, भूटान तो नहीं है लेकिन नेपाल, श्रीलंका, इनमें क्या होता है कि ये भारत और चीन के साथ गेम खेलते हैं कि चीन सहयोग नहीं देगा तो भारत के साथ चले जाएंगे, भारत सहयोग नहीं देगा तो चीन के साथ चले जाएंगे। तो एक तरह से ये फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो चीन का प्रभाव जो है नेपाल में ज्यादा बढ़ रहा है, विश्वासघात में कमी है ना, विश्वास में कमी, भारत का परियोजना कार्यान्वयन में धीमी गति और नेपाल की राजनीति के भारत के हस्तक्षेप कथित धारणा के दोनों के उदाहरण, विश्वास की कमी है ना। सुरक्षा संबंधी मुद्दे है ना, भारतीय मुद्रा प्रवाह को सुविधाजनक बनाती है, आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा हो रही है, गोरखा संबंधी मुद्दे है ना, अग्निपथ योजना नवंबर 1947 में भारत, ब्रिटेन, नेपाल के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करती है। कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दे हैं और शांति और मैत्री संबंधी जो 1950 में मैत्री संधि को संशोधित करके नेपाल को अनुरोध किया गया कि भारत का उदासीन दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच एक प्रमुख बाधा है। अब इसी तरह आगे की राह के लिए क्या किया जा सकता है, डिजिटल कनेक्टिविटी पहलों पर जोर देना, विवादास्पद मुद्दों चर्चा के लिए द्विपक्षीय तंत्र की आवश्यकता, सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करना जिससे सुरक्षा जैसे साझा हितों की पूर्ति हो सके है ना, भारत द्वारा सतत भागीदारी सीमित का हस्तक्षेप किया जाए है ना, दोनों देशों में हवाई संपर्क वृद्धि की जाए और अनुशासित मैत्री संधि पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। तो इस तरह से और साझा संस्कृत कार्यक्रम, फिल्म महोत्सव और वेलनेस सिटी रिट्रीट का आयोजन करके ताकि जनमत को प्रभावित किया सके, इस प्रकार भारत और नेपाल के मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। जो हमारा आज के तीसरा टॉपिक है, मध्य एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव। कहने का तात्पर्य जो अपनी मिडिल ईस्ट कंट्री है जैसे कजाकिस्तान, यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इन्हें क्या है ये मिडिल ईस्ट कंट्री के सेंट्रल एशिया कहलाती है ये कंट्री है ना। तो इनमें क्या है कि चाइना का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि अपने C+ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, अपनी तरह से पहला शिखर सम्मेलन है चीन में 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्र प्रमुखों का सियान शहर में सम्मेलन हुआ है ना। तो इससे संबंधित में क्या होता है, सियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं ना, इसमें क्या है चीन मध्य एशिया के संबंधों में भविष्य ब्लूप्रिंट जारी किया। सभी देशों ने राष्ट्र प्रमुखों ने क्या किया है कि क्षेत्रीय आतंकवाद, उग्रवाद की समस्याओं पर भी ध्यान दिया, कल्चरल सिल्क का रोड कार्यक्रम आरंभ किया गया है ना। और क्या किया, पहला C+C5 में जिसे चीन प्लस 5 अन्य एशियाई देश में क्या किया गया है कि शिखर सम्मेलन विगत वर्ष आभासी रूप से आयोजित किया गया था। इसका आयोजन चीन और मध्य एशियाई देशों के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पूरी करने हेतु किया गया था। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से मध्य एशिया के भारी निवेश कर रहा है। इस क्षेत्र में चीन संबंधी शहरों को संबंधों को संघाई सहयोग संगठन के माध्यम से संस्थागत रूप प्रदान किए है ना। मध्य एशिया में बढ़ते चीन के प्रभाव के कारण भारत में निहितार्थ, जिससे क्या हो रहा है, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सत्याग्रहण, मध्य एशिया क्षेत्र में भू राजनीतिक रणभूमि के उभरण, यहाँ रूस, चीन, अमेरिका, तुर्की, यूरोपीय संघ देशों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने हेतु व्यापार प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है ना। और क्या है कि भारत में आर्थिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होता है, जिससे चीन मध्य एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और केवल $2 बिलियन, यहाँ चीन के साथ $32 बिलियन की क्षमता में बहुत कम है। कनेक्टिविटी अवसंरचना में क्या हो रहा है कि चीन में BRI, चीन पाकिस्तान आर्कटिक गलियारा जैसे परियोजनाएं शामिल हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इस परियोजनाएं इस क्षेत्र में भारत की पहुंच को सीमित कर दे रही हैं। और सुरक्षा संबंधी चिंताएं तो है ही, जैसे आपको पता है। और ऊर्जा क्षेत्र में क्या रहा है, ऊर्जा सुरक्षा या भारत के लिए अंतत महत्वपूर्ण है। चीन का बढ़ता प्रभाव इस क्षेत्र में ऊर्जा प्राप्त करने की भारत की आकांक्षाओं को बाधित कर रहा है। जैसे आपको पता है कजाकिस्तान में विश्व का यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तुर्कमेनिस्तान में प्राकृतिक गैस के बिलहन है तो भंडार है, जिससे अब ये होगा कि जब चाइना इन मिडिल ईस्ट में अपना प्रभुत्व जमा लेगा तो भारत के लिए इन सभी एक तरह से कह सकते हैं कि उत्पादकों को और गैसों को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कनेक्टिविटी में सुधार और कनेक्ट सेंट्रल एशिया CA की नीति 2012, इससे क्या होगा कि भारत पहले मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। विस्तारित पड़ोसी नीति के कारण प्रतिबद्धता इस नीति से भू राजनीतिक भागीदारों और राजनयिक लक्ष्यों के विरुद्ध लाने का प्रयास करती है। द्विपक्षीय जुड़ाव हो रहा है, भारत ने कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ रणनीति समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा कजाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु पर हस्ताक्षर किए है ना। बहुपक्षीय संगठन जैसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डर मेजर्स इन इंडिया जैसे मंचों पर भारत को मध्य एशियाई क्षेत्रों के साथ विनियमित संचार तंत्र को बनाए रखने में मदद मिलती है ना, विकासात्मक सहायता मिल रही है। आगे की राह में क्या हो रहा है कि सॉफ्ट पावर, कूटनीति, आर्थिक संबंधों पर ध्यान और कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करना। इसके साथ साथ क्या है कि अन्य क्षेत्र में संभावनाएं तलाश की जानी, जिससे क्या होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा और उच्चतर शिक्षा
आदि में क्या हो रहा है कि प्रचुर संभावनाएं हैं जिससे हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं तथा उनसे मिलने वाली सुविधाओं का हम लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से हम जो चाइना का मिडिल ईस्ट में प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं और साथ ही साथ भारत को उसमें हम आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से मदद कर सकते हैं। हमारा जो चौथा टॉपिक है आज के, विदेशी नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत में की रक्षा सहयोग संबंधी पहलू की भूमिका। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये रक्षा सहयोग जैसे वियतनाम को स्वदेशी रूप से निर्मित आईएनएस किरमाण भेंट किया गया है, यह एक इन सर्विस मिसाइल युद्ध पोत है, इस कारण से ये चर्चा में है। अब इसमें क्या है कि इसे सैन्य सहयोग, मानवीय सहायता और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना योगदान से संबंधित अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है ना। रक्षा उत्पादन और निर्यात संबंधन के 2020 का एक लक्ष्य एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की है। इससे क्या हो, रक्षा में कूटनीतिक रूप में जाना जाएगा, जिससे क्या होगा, उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास में वृद्धि है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रणनात्मक रचनात्मक भागीदारी करना जैसे क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, और क्या है कि आपदा प्रबंधन में मानवीय राहत भी करना। इसके द्वारा भारत अपनी विदेशी नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। रक्षा सहयोग विदेशी नीति के संबंध में जैसे देखेंगे, सुरक्षा स्थिरता, वैश्वीकरण, आतंकवाद और प्रशिक्षण, सेवा भूमिका और सत्ता की राजनीति। इससे क्या हो रहा है कि अपना विदेशी संबंध प्रभावित हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जैसे सत्ता की राजनीति करने से क्या हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं भूमिका का उसकी सैन्य सत्ता के साथ सकारात्मक संबंध होता है ना। सुरक्षा की स्थिरता में रक्षा सहयोग सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किसी देश की विदेशी नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। अब देखेंगे विदेशी नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में रक्षा सहयोग के लाभ, जैसे क्षेत्रीय स्थिरता में वृद्धि होगी, है ना, संबंधों को मजबूत किया जा सकेगा, साथ ही साथ क्या होगा कि सशस्त्र बलों की क्षमता का निर्माण हो सकेगा, रक्षा उद्योग को बढ़ावा होगा, अनुसंधान व विकास होगा, विश्वास का निर्माण किया जा सकेगा। तो रक्षा उद्योग में क्या होगा कि अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का सह उत्पादन शुरू हो जाएगा, है ना। रक्षा सहयोगी गतिविधियों में प्रौद्योगिकी संरचना और परियोजनाओं के प्रयुक्त विकास में माध्यम से अनुसंधान और संभावनाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। रक्षा सहयोग से गतिविधियां सहकारी संबंधों को विकसित करने और सैन्य पारदर्शिता को बढ़ावे में करने में सहायता मिलेगी। आगे की राह में क्या किया जा सकता है कि जैसे नीतिगत दिशा निर्देशों का निर्माण करके क्या होगा कि फ्रेमवर्क निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिससे एक नियम के तहत कोई भी कार्य हो, है ना, विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, ताकि रक्षा सहयोग की गतिविधियों, दायरे और गहनता को सुनिश्चित करने में ध्यान रखते हुए इनका प्रबंधन अनुभवी विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए, है ना। संचालित की गई गतिविधियों का वार्षिक ऑडिट होना चाहिए। एकीकृत योजना और पड़ोसियों के साथ संबंध को मजबूत करना भारत के लिए एक बहुत ही जरूरी, एक तरह से चिंताओं में अधिक संवेदनशील चिंता है। अब है ये मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के 75 वर्ष। तो ये क्या है कि 2030 किसकी क्या थीम थी, जैसे मानवाधिकार क्या होता है कि जो आपके अधिकार है, ये एक संस्था है जो क्या करती है कि जो मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे हो गए, मानव की एक उच्च जीवन शैली, उनके जीवन जीने के तरीके के आधार पर किस हिसाब से उनके साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा है, उसके आधार पर ये मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, जैसे भारत में भी है, आपको तो पता ही होगा। तो क्या है कि इसमें क्या रहा कि जैसे इसकी 2023 की थीम थी कि सभी के लिए गरिमा और स्वतंत्रता और न्याय। ये क्या है कि इसकी 2030 के मानवाधिकार की घोषणा की थीम थी, है ना। तो इसके 3 लक्ष्य कैसे जैसे थे, आपके सार्वभौमिकता और अविभाज्य को बढ़ावा देना, भविष्य के लिए योजना बनाना तथा मानवाधिकारों को मजबूत करना, ये मानवाधिकार आयोग के एक तरह से लक्ष्य हैं, जो 3 लक्ष्य दर्शाए गए हैं, है ना। और क्या है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्या है कि जैसे आपके राष्ट्रीय लिंग, राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या निर्जाति, मूल रंग, धर्म, भाषा, किसी अन्य के आधार पर भेदभाव न किया जाए, है ना। जीवन के अधिकार को लेकर जीवन जीने लायक बनाने का अधिकार हो, है ना। यूएसटीआर से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे क्या किया जाए कि 1948 से अपनाया गया था। यह सार्वभौमिक रूप से संरक्षित किए जाने में मूल मानव अधिकारों के निर्धारण करने के प्रथम कानूनी दस्तावेज है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है ना, इसमें 30 से अधिक और स्वतंत्रताएं दी गई जो सभी के लिए उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल के रूप में इसे जाना जाता है, जिसमें क्या होता है कि नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा हो तथा साथ ही साथ क्या हो कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर राष्ट्रीय प्रसंविधा हो। तो ये आपका मानवाधिकार आयोग जो है, ये मानवाधिकार सार्वभौमिक जो घोषणा है, यूएसडीआर का महत्व क्या होता है, ये मानवाधिकार को मजबूत करता है ना। नागरिकों को साथ ही साथ इसमें सशक्त बनाता है ताकि उत्पीड़न और दंड से मुक्ति हो सके, मानवीय गैरमानवीय जीवन के उनको एक तरह से हथियार प्रदान हो सके, है ना। सार्वभौमिकता की मान्यता होती है इसमें, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक
के आधार पर अधिकारों का वचन देता है ना। अब देखेंगे मानवाधिकार के लिए क्या क्या चुनौतियां है ना। तो मानवाधिकारों के लिए क्या चुनौती है, पहला है आपका गरीबी, है ना। गरीबी में सबसे बड़ी चुनौती है मानवाधिकार के लिए, है ना। उसके साथ क्या है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में क्या हो रहा है कि 2022 तक करीब 88 देशों के राज्य क्षेत्र में कम से कम 8.7 मिलियन लोग आंतरिक विस्थापन कर रहे हैं। यह विस्थापन केवल 2022 में नहीं हुआ है, बल्कि इसका कारण विगत वर्षों में आए आपदाएं भी है ना। युद्ध, संघर्ष और आतंकवाद, इसमें क्या हो रहा है, पलायन करने वाले लोगों की संख्या 100 मिलियन को पार की गई। इतनी अधिक संख्या का पलायन पहली बार हुआ है, क्योंकि आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि इतना ज्यादा पलायन हो रहा है ना। चाहे इसराइल में जो वर्तमान समय में सॉरी इसराइल और फिलिस्तीन का जो वार है उसमें इतने सारे पलायन हुए, और आपका ये यूक्रेन और रसिया का वार चल ही रहा है, और विभिन्न जो छुटपुट मुद्दे हैं उनके कारण इतना ज्यादा पलायन हो रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा एक चिंताजनक कारण है। खाद्य सुरक्षा है, महिलाओं के अधिकार को लेकर जैसे है, तो पता है विश्व आर्थिक मंच पर लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के अनुसार 132 वर्ष का और समय लगेगा ताकि लैंगिकता को सम्मान किया जा सके। करीब सोचिए 100 वर्ष से अधिक समय। नस्लीय, निर्जातीय और धार्मिक पूजा, एलजीबीटीक्यू प्लस का अधिकार और सत्तावादी शासन पर हिंसा, जैसे म्यांमार में सैन्य तख्तापलट, तालिबान द्वारा मानवाधिकारों पर रोक लगाना और ईरान में गिरफ्तारी और फांसी, ये सब क्या है, एक तरह से बहुत ही गलत है। आगे की राह में देखेंगे कि इसमें किस हिसाब से सुधार किया जा सके, तो लोगों की रक्षा करना, उसे सशस्त्र बनाना। इसके द्वारा कहे जैसे मृत्युदंड जो सार्वभौमिक उन्मूलन करके यातना और क्रूर अमानवीय व्यवहार को समाप्त करना है ना। लचीले समावेशी समाजों का निर्माण करना, जिससे कहो मूलभूत स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके और वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा दिया सके। साथ ही साथ इसमें क्या है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, नागरिक समाज के लिए, निजी संस्थाओं, सरकारों के लिए, सबको अपनी भूमिका निभानी चाहिए ताकि महिला, बच्चा और उनके लिए एक जीवंत वास्तविकता बनाई जा सके। मानवाधिकारों की रक्षा, है ना, मानवाधिकार संबंधी शिक्षा प्रत्येक समाज में होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि परिवार हो, पेशेवर हो, सबको ये शिक्षा मिले और वो अपने गरिमामय पूर्ण जीवन जी सके। छठा है अपना आज का ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन। ये क्या है, यूनेस्को में शामिल हो गया है, जिसे यूनेस्को ने 619 मिलियन डॉलर बकाया राशि भुगतान करने की अपनी सहमति दे दी है। तो ये नॉर्मल है, इसमें उतना जरूरी नहीं है आपके जानने के लिए, यूनेस्को के बारे में तो रहता है और ये किस हिसाब से कार्य करता है। और संक्षिप्त सुर्खियों में क्या है, भारत और मिस्र, जैसे इंडिया इजिप्ट में क्या हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने मिस्र की राजकीय यात्रा की है ना। आप ये देख सकते हैं ना, द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक साझेदारी बनी है ना। ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया भारतीय प्रधानमंत्री को, है ना। सर्वोच्च सम्मान है आपका इसराइल का, और यहाँ दौरी बोहरा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है। और इसके अलावा क्या है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 वर्ष हो चुके हैं। इसमें क्या है, ये पीस कीपिंग एजेंसी है, जिसमें क्या होता है कि आपके जहीं कहीं भी कोई भी आप उपद्रव हो रहे हैं किसी भी देश पे, तो पीस कीपिंग एजेंसी वहां जाके शांति सुरक्षा बहाल करने का कार्य करती है। तो ये आपका होता है, जिसकी स्थापना के आज 75 वर्ष हो गए हैं। और क्या है कि भारत में यूएन एसडीजी सहयोग ढांचा जो तैयार किए गए हैं 2030 के एजेंडे से प्राप्त रणनीति का स्तंभों पर आधारित है ना। इसमें क्या क्या है, लोक, समृद्धि, ग्रह और भागीदारी, ये क्या होते हैं, ये चारों स्तंभ परस्पर संबंध है। इसके तहत क्या किया जाता है, स्वास्थ्य और देखभाल, पोषण, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक समृद्धि और गरिमापूर्ण कार्य, पर्यावरण, जलवायु, वास और लचीलापन, तथा लोगों, समुदायों और संस्थाओं को सशक्त बनाना। इसके द्वारा ये सहयोग ढांचा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में क्या होता है कि इसमें पुतिन को युद्ध अपराध का दोषी माना है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। रूसी राष्ट्रपति के उपस्थित होने पर उसे सैद्धांतिक रूप से गिरफ्तार करना होगा। रोम संधि के पक्षकार देशों के लिए आईसीसी के सहयोग की कानूनी रूप से बाध्यता है। अब ये आईसीसी है क्या, इसके बारे में देखेंगे। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। यह नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता जैसे व्यक्तित्व अपराधों के लिए जांच करता है। ये 1988 में क्या हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संधि द्वारा स्थापित किया गया था। यह केवल 1 जुलाई 2002 के बाद किए गए अपराधों पर ही अभियोजन चला सकता है, क्योंकि इसे रोम संधि इसी दिन लागू हुई थी। आईसीसी के पास अपना पुलिस बल नहीं है। ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उनके आत्मसमर्पण के लिए अलग अलग देशों से सहयोग की आवश्यकता होती है। रोम संविधि के करीब 123 देश पक्षकार हैं। वे देश जिन्हें अभी तक संधि पर हस्ताक्षर किए नहीं किए, उसमें कौन कौन से हैं आपका, भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, तुर्की आदि। और जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं उनमें क्या आते हैं, मिस्र, इसराइल, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि, लेकिन पुष्टि नहीं की है। अब ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसमें क्या होता है, नई दिल्ली में यूपीए के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह दुनिया भर में दूसरा पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड की राजधानी में, और भारत सहित 192 सदस्य हैं। इसका नॉर्मल इतना जानना जरूरी है। एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन, ये जरूरी नहीं है आपका। संयुक्त समुद्री बल, ये क्या है,
भागीदारी इसे सीएमएफ से अलग करता है। इसमें सीएमएफ एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है, भारत में भी इसका एक सदस्य है, भारत भी। इसका मुख्यालय बहरीन में है ना। इसमें क्या हो रहा है कि इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के तस्करी और अवैध व्यापार से संबंधित डकैतों को रोकना। तो ये हो गया। उत्तर समुद्री मार्ग में क्या हो रहा है कि इसको विकसित करने के लिए करीब 24 मिलियन डॉलर का निवेश करेंगे। इसमें क्या होगा कि एनएसआर बैरेंट सागर से लेकर आरंभ होकर बेरिंग जल संधि तक के दिया जाएगा। एनएसआर उत्तर पश्चिम जलमार्ग से अलग हुआ है ना। इसमें क्या होता है, उत्तर पश्चिम जो जलमार्ग है कनाडा अंटार्कटिक से होते हुए अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले संभावित संभावित नौवाहन और मार्गों की एक श्रृंखला है। इसमें क्या होता है, ये रूस के अनंत आर्थिक क्षेत्र के भीतर स्थित है ना। इसमें क्या होता है कि ऐसे यह मार्ग के वर्ष में केवल 2 महीने के लिए खुलता है, क्योंकि क्या होता है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसके बाद ही इसका उपयोग आसान हो पाता है। तो ये हो गया। अब हो गया आपके एनएसआर का जो महत्व होता है। इसमें क्या होता है कि स्वेज नहर से होकर जाने वाली पारंपरिक जलमार्ग की लंबाई का करीब 1/3 कम है ना। इसमें समुद्री डकैती का खतरा ना के बराबर है और प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण, दोहन, परिवहन आसान होगा। तो ये आपका नॉर्थ सी रूट है, ये आपका पूरा है ना। अब प्रमुख चुनौतियों में क्या होता है कि नौ परिवहन स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन और आर्कटिक क्षेत्र में पड़ने वाले कोहरे के कारण नौ परिवहन परिचालन की अवधि कम और आर्कटिक के पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। तो इस तरह ही आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि इसी तरह आपके लिए मैं ये सेशन लगातार चलाता रहूं और आपको इसका लाभ हो सके। और साथ ही साथ क्या होगा कि अब मैं अगली बार से ऐसा करूंगा कि इसका जो आपको शॉर्ट नोट्स होगी, ये तो आपको पढ़ाने के लिए तो इसका उपयोग करूंगा ही मैं, साथ ही साथ आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी डाला करूंगा, ताकि आपको क्या रहे कि कुछ महत्वपूर्ण जो चुनिंदा शब्द हैं उनको याद करना आसान हो जाए और उन्हीं टॉपिकों को पढ़ें। ये तो मैंने आपको एक तरह से पूरा खाका तैयार किया है कि आपको एक तरह से पूरा समझ में आ सके क्या कैसे है। अब इसके बाद क्या होगा, जब आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ाऊंगा तो इसको आपको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको पढ़ने में आपके लिए आसानी होगी। तो कैसा लगा ये हमें बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इसका फायदा उन लोगों को भी मिल सके। धन्यवाद आप सभी लोगों का, इसी तरह बने रहिए।